8. रात के 2 बज रहे थे। अंजलि गहरी नींद में सो रही थी। कमरे में अंधेरा था। उसके बेड के ठीक सामने देव खड़ा उसे गुस्से में देख रहा था। देव के हाथ में एक तकिया था जिसे लेकर वो अंजलि की तरफ बढ़ रहा था। उसे पीछे से वृंदा की आवाज सुनाई देती है। मार दो इसे, जैसे कुछ देर पहले तुमने उस आदमी को मारा था। हाँ, आज इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने मुझे धोखा दिया है। मुझसे प्यार का वादा करके उस निखिल के पास चली गई। मैं इन दोनों को मार दूंगा। नहीं, अभी निखिल को मारने का वक्त नहीं आया है। फिलहाल तुम्हें इस लड़की को खत्म करना होगा। यही है जो बार बार हम दोनों के बीच आ जाती है। हाँ, इसने हमेशा मेरे साथ गलत किया है। इसीलिए तो कह रही हूँ, मार दो इसे। हाँ, आज ये जिंदा नहीं बचेगी। देव की आवाज सुन के अंजलि की नींद खुल जाती है और अंधेरे कमरे में अपने सामने किसी को देखकर डर जाती है और जोर से चीख पड़ती है। देव फौरन अंजलि के पास जाकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। अंजलि, चीखो मत। ये मैं हूं, देव। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे मिलने आया था। इस वक्त? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मुझसे? अरे ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी कि तुम कल सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते थे? अंजलि, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या तुम सच में निखिल से प्यार करती हो? देव का सवाल सुनकर अंजलि सोच में पड़ जाती है। तुम क्या सोच रही हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। फिर वो क्या था जो तुम मुझसे करती थी? देव, निखिल ने मेरा तब साथ दिया था जब तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। क्या सिर्फ यही वजह थी कि तुमने उसके लिए मुझे छोड़ दिया? देव का सवाल सुनकर अंजलि फिर से सोच में पड़ जाती है। तभी देव को वृंदा की आवाज सुनाई देती है जिसे सिर्फ वही सुन सकता था। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें उस लड़की को मारना है। मार दो उसे। वृंदा की आवाज सुनकर देव की आंखें फिर से सख्त हो जाती हैं। उसने पिलो को अपने पीछे छुपाकर रखा था। जैसे ही वो उस पिलो से अंजलि का मुंह दबाने वाला था, निखिल वहां आ जाता है। अंजलि, तुम? देव, इस वक्त तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं अंजलि से बात करने के लिए आया था। देव, तुझे समझ आ रहा है ना कि तू क्या कह रहा है? रात के 2 बजे और तू इस वक्त अंजलि से कोई जरूरी बात करने आया है? हाँ, तूने सही सुना। मैं अंजलि से कुछ जरूरी बात करने आया था। ठीक है, फिर तू जो बात करने आया था मेरे सामने ही कर। मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या था जो तू कल सुबह तक भी वेट नहीं कर सकता था। निखिल, क्या तू मुझ पर शक कर रहा है? तू मुझे खुद पर शक करने के लिए मजबूर कर रहा है। देव गुस्से में निखिल की तरफ बढ़ता है। तभी अंजलि उन दोनों के बीच में आ जाती है। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? तुम देख नहीं रही हो कि ये मेरे साथ कैसे बर्ताव कर रहा है? तेरे कहने का क्या मतलब है? गलत वक्त पर तू मेरी गर्लफ्रेंड के रूम में आया है और मेरे बिहेवियर पर सवाल उठा रहा है। तेरी गर्लफ्रेंड? शायद तू भूल रहा है अंजलि मेरी गर्लफ्रेंड थी। तुझे शर्म भी नहीं आई अपने बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड पर नजर डालते हुए? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तूने अंजलि को बीच रास्ते में छोड़ दिया था। तो इसका मतलब तू मौके का फायदा उठा लेगा। ये कहते हुए देव की आंखें लाल होने लगती हैं और धीरे धीरे उसके नाखून भी बड़े होने लगते हैं। निखिल और अंजलि का ध्यान देव की आंखों की तरफ नहीं जाता। देव निखिल पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे वृंदा की आवाज सुनाई दे जाती है। रुक जाओ, मैंने तुमसे कहा था ना, अभी निखिल को मारने का वक्त नहीं आया है। ये सुनकर देव अपने हाथ रोक लेता है। वो अपने मन में वृंदा से कहता है, आज मैं इन दोनों को मार डालूंगा। दोनों ने ही मुझे धोखा दिया है। नहीं, तुम अभी ऐसा कुछ नहीं करोगे।
देव गुस्से में अपने हाथ पीछे करके वहां से चला जाता है। निखिल, तुम ठीक हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। देव मेरे बारे में क्या कुछ नहीं कह रहा था और तुम बस वहां खामोशी से वो सब सुन रही थी। तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? तुमने देखा नहीं, देव कुछ परेशान लग रहा था। और वैसे भी कल से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देव किसी मुसीबत में है। अगर तुम्हें देव की इतनी फिक्र है तो तुम उसी के पास जाओ। निखिल, ये तुम... अंजलि इतना ही कह पाई थी कि निखिल वहां से चला जाता है। निखिल, मेरी बात तो सुनो। ओह गॉड, इन दोनों को क्या हो गया है? कल तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। हमें मिलकर वृंदा और मंदाकिनी को खत्म करना है और ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। तुम लोग मुझे क्या खत्म करोगे? मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी, लेकिन सबसे पहले उस बाबा की बारी है। बाबा उस कमरे में अपनी साधना कर रहा था जहां वो अक्सर वृंदा और मंदाकिनी के साथ किया करता था। बाबा के साथ क्षमा भी वहां थी। कुछ देर तक अपनी पूजा करने के बाद बाबा एक झटके से अपनी आंखें खोल लेता है। क्या हुआ बाबा? आप परेशान लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ तो है जो ठीक नहीं हो रहा। आज पूजा करते हुए बार बार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे देवराज किसी मुसीबत में है। लेकिन बाबा, देवराज की मौत तो सालों पहले हो चुकी है। मुझे इसी बात का डर है। देवराज की मौत हो चुकी है, इसका मतलब देव खतरे में है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो सब कुछ वैसा ही हो रहा है ना, जैसा हमने सोचा था। बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ऐसा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। तुम जाओ यहाँ से, वो यहीं आ रही है। कौन बाबा? वृंदा यहीं आ रही है। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। क्षमा फौरन वहां से गायब हो जाती है और अगले ही पल वृंदा वहां पहुंच जाती है। वृंदा बाबा को ये नहीं बताना चाहती थी कि वो सच जान चुकी है। वृंदा, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ बाबा? लगता है तुम मेरे यहाँ आने से खुश नहीं हो। ऐसी बात नहीं है, मैं बस चौंक गया था। वैसे मैं एक जरूरी काम से यहाँ आई हूँ। कैसा काम? मैंने सोचा है कि आज रात मैं अंजलि को खत्म कर दूंगी। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क्या तुम नहीं चाहते कि वो लड़की मर जाए? ऐसी बात नहीं है, मैं बस चौंक गया था। तुम तो देवराज को वापस लाना चाहती थी ना, फिर अचानक से ये सब क्यों? मुझे लगता है कि देवराज को वापस लाने से पहले अंजलि को मारना जरूरी है। जब तक वो जिंदा रहेगी, हमारे रास्ते में आती रहेगी। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ तुम उस पर मारण क्रिया करो। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जानती हो कि मैं किसी पर मरण क्रिया नहीं करता। तुम्हारी तरह मैं कोई कातिल नहीं हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें ऐसा करना ही होगा। बाबा गुस्से में अपनी जगह से उठ जाता है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे किसी चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकती हो। मुझे लगता है एक बार तुम्हें अपनी आंखें बंद करके देखनी चाहिए। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? ये तो तुम्हें अपनी आंखें बंद करके ही पता चलेगा। बाबा अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करते ही उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ जाती हैं और अगले ही पल वो अपनी आंखें खोल लेता है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे बस एक सवाल का जवाब दो।
तुम उस पर मरण क्रिया कर रहे हो या नहीं? ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुझे तो तैयार होना ही था। तेरी कमजोरी जो मेरे हाथ लग गई है, तूने मुझे धोखा देने की कोशिश की ना। अब तू देख, मैं तेरे ही हाथों ये कहानी कैसे खत्म करवाती हूँ। तू और देव मेरी मुट्ठी में हो। अब उस लड़की को कोई नहीं बचा सकता। रात का वक्त था। उस घने जंगल के बीच मंदाकिनी और वृंदा बातें कर रहे थे। आखिर तुमने ये किया कैसे? तुमने देव के साथ साथ बाबा को भी हमारी तरफ कर लिया है। तुमने देव को तो अपने वश में किया ही, लेकिन बाबा को, अंजलि को मारने के लिए कैसे मना लिया? कुछ बातें तेरी समझ के बाहर हैं। तू इनमें अपना दिमाग ना ही लगा तो तेरे लिए अच्छा होगा। वृंदा, शायद तू ये भूल रही है कि ये सब मैंने ही शुरू किया था। अगर मैं नहीं होती तो देवराज कब का तेरे हाथों से निकल गया होता। ये सब शुरू करके भी तूने क्या ही कर लिया। देवराज तो वैसे भी मुझे नहीं मिला और देव भी मेरे हाथ से निकलने ही वाला था। अगर मैं अपनी चाल नहीं चलती तो वो लड़की पहले ही जीत गई होती और उसने हम दोनों को खत्म कर दिया होता। तो तू मुझे बता क्यों नहीं देती कि आखिर तूने क्या किया है? बाबा की ऐसी कौन सी कमजोरी तेरे हाथ लग गई कि वो अंजलि पर मरण क्रिया करने के लिए तैयार हो गया? ज्यादा उतावलापन अच्छा नहीं है। समय आने पर तुझे सब पता चल जाएगा। अभी तू बस तमाशा देख। अब तू आगे क्या करने वाली है? क्या तू उस निखिल को भी? नहीं, उसका वक्त अभी नहीं आया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू उस लड़के को बार बार बचा क्यों रही है। तुझे कई बार मौका मिला। अगर तू चाहती तो उसे कब का मार चुकी होती, लेकिन तूने अब तक उसे कोई चोट नहीं पहुंचाई है। मैंने कहा ना, थोड़ा इंतजार कर, तुझे सब पता चल जाएगा। रात हो चुकी थी। अंजलि दबे पांव हवेली से बाहर निकल रही थी। वो दरवाजे से बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी कोई पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। अंजलि घबराकर पीछे मुड़ती है और सामने खड़े शख्स को देखकर एक चैन की सांस लेती है। निखिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम इतनी रात को चोरी छुपे कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, मैं तो बस बाहर वॉक करने जा रही थी। अच्छा, तुम रात को 12 बजे वॉक करने जाती हो? ये मुझे नहीं पता था। मैं वो... देखो अंजलि, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सच सच बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं बाबा से मिलने जा रही हूँ। लेकिन तुम्हें इतनी रात को उनसे मिलने जाने की क्या जरूरत है? मुझे उनसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं, इसीलिए मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ बाबा साधना करते हैं। लेकिन वहाँ मंदाकिनी और वृंदा हुए तो? नहीं, बाबा ने कहा था कि इस वक्त वो वहाँ नहीं होते। उन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि अगर मुझे उनसे मिलना है तो 12 बजे उस घर में चली जाऊं। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, तुम नहीं आ सकते। क्यों? मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं चल सकता? मैं नहीं चाहती कि देव को इस बारे में पता चले। अगर देव को जरा भी शक हुआ तो
उसे संभालने के लिए तुम्हें यहीं रुकना होगा। लेकिन तुम देव से ये सब छुपाना क्यों चाहती हो? वो तो वृंदा को खत्म करने में हमारे साथ है। देव हमारे साथ तो है, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं फिलहाल उसे इस बारे में नहीं बताना चाहती। मुझे अकेले ही जाना होगा। ठीक है, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो अकेले ही जाओ, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपना ख्याल रखोगी और किसी मुसीबत में नहीं फंसोगी। ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ओके। अंजलि और निखिल के वहां से जाने के कुछ देर बाद वृंदा वहां आ जाती है। बेवकूफ लड़की, ये नहीं जानती कि वो बाबा के पास नहीं बल्कि अपनी मौत के पास जा रही है। अंजलि उस घर के सामने पहुंचती है जहां वो बाबा से मिलने वाली थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। ये घर कितना भयानक है। जब भी इसे देखती हूँ तो उतना ही डर लगता है जितना पहली बार लगा था। अंजलि कुछ कदम आगे बढ़ाती है और उस घर के दरवाजे को खटखटाती है। बाबा, दरवाजा खोलिए, मैं अंजलि। अचानक अंजलि के पीछे हवा का एक तेज झोंका आता है और अंजलि पीछे मुड़ती है। अपने सामने का नजारा देखकर अंजलि के होश उड़ जाते हैं। अंजलि के सामने एक औरत खड़ी थी जिसने काली साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा पूरी तरह नीला पड़ गया था और उसकी आंखें धंसी हुई थीं। वो औरत अंजलि को बड़ी ही डरावनी मुस्कान के साथ देख रही थी। उसे देखकर अंजलि समझ जाती है कि उसके सामने एक भयानक आत्मा है। कौन हो तुम? तेरी मौत। अंजलि फिर से दरवाजे की तरफ मुड़ती है और दरवाजे को जोर जोर से पीटती है। बाबा, दरवाजा खोलिए, यहाँ। इसका कोई फायदा नहीं, तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैं नहीं, तुझे वही आदमी मारना चाहता है जिससे तू यहाँ मिलने आई है। नहीं, ये झूठ है। बाबा मुझे क्यों मारना चाहेंगे ये मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि उसने ही मुझे यहाँ तुझको मारने के लिए भेजा है। अंजलि दरवाजे के पास से हटती है और तेजी से भागने लगती है, लेकिन अगले ही पल वो औरत अंजलि के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अंजलि उस औरत को इतने पास देखकर और भी बुरी तरह से डर जाती है और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाती है। वो औरत अंजलि की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। अंजलि को ऐसा लगता है जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। छोड़ दो मुझे, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मौत तय है। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अभी मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तभी पीछे से आवाज आती है, अंजलि तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो औरत पीछे देखती है जहां से आवाज आई थी। अंजलि जैसे ही आवाज की तरफ देखती है वो हैरान रह जाती है। वहां क्षमा और भास्कर खड़े थे और दोनों गुस्से से उस औरत को देख रहे थे। मेरे रास्ते में मत आओ, वरना इस लड़की के साथ साथ तुम दोनों को भी मरना होगा। तुम हमें क्या मारोगी? हम तो सालों पहले ही मर चुके हैं। मौत से भी बदतर कुछ चीजें होती हैं, इसलिए मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ। हमारे होते हुए तुम अंजलि का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। ये तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। इस लड़की की मौत तो आज तय है, लेकिन लगता है उससे पहले मुझे तुम दोनों को ठिकाने लगाना होगा।
ये कहकर वो औरत क्षमा और भास्कर की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। औरत के ऐसा करते ही क्षमा और भास्कर चीख पड़ते हैं। कौन हो तुम और हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं कौन हूँ इसका तुमसे कोई मतलब नहीं है। बस इतना समझ लो, मुझे इस लड़की को मारने के लिए भेजा गया है। किसने भेजा है तुम्हें? वैसे तो मुझे ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आज तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। बाबा ने इस लड़की पर मरण क्रिया किया है और इस काम के लिए मुझे चुना है। तुम झूठ बोल रही हो, बाबा कभी ऐसा नहीं कर सकते। समझ नहीं आता, तुम लोगों को भूला कहना चाहिए या बेवकूफ। देखो, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो, इन दोनों को जाने दो। अंजलि, ये तुम क्या कह रही हो? हम तो पहले ही मर चुके हैं, लेकिन ये औरत तुम्हें भी मार देगी। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम दोनों मर चुके हो, इसलिए मैं तुम लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं तुम्हारी आत्मा को कैद करके अपना गुलाम बना दूंगी और तुम दोनों इस दुनिया में अपना वक्त खत्म होने तक मेरे इशारों पर नाचोगे। क्या? मैंने कहा ना, इनको छोड़ दो। ना ये तुम्हारा शिकार है और ना इन्होंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है। ठीक है, वैसे भी मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो बस बाबा का दिया हुआ काम पूरा करना है। औरत अपनी बात पूरी करते ही अपना हाथ क्षमा और भास्कर की तरफ से हटा देती है। वो औरत हवा की रफ्तार से अंजलि के पास जाती है और उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। इस छोटे से काम के लिए तुम लोगों ने मेरा इतना समय खराब कर दिया। अंजलि हवा में लटकी हुई छटपटा रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, अंजलि का सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था और उसका छटपटाना भी कम होता जा रहा था। अंजलि उस आत्मा की पकड़ में छटपटा रही थी। भास्कर और क्षमा भी उसकी हालत देखकर घबरा गए थे, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं देव को इस मुसीबत से नहीं बचा पाऊंगी। उसके लिए मेरा जिंदा रहना जरूरी है। तू अपने भगवान को याद कर रही है? अच्छा है, अपनी मन की तसल्ली के लिए वो भी कर ले, लेकिन आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अगर वो मुझे बचाना चाहेंगे तो तुम्हारे जैसे 1000 भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, फिर मैं भी देखती हूँ कि तेरा ये भगवान तुझे कैसे बचाता है। क्षमा, हमें कुछ करना होगा, वरना ये आत्मा अंजलि को मार डालेगी। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम क्या करें? उसने हमें यहीं बांध दिया है, हम अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे हैं। ये आत्मा इतनी ताकतवर है कि हम इसके सामने एक पल भी टिक नहीं पा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। ऐसे तो हम अंजलि को नहीं बचा पाएंगे। मेरे पास एक तरीका है जिससे शायद हम अंजलि को बचा पाए। कैसा तरीका? हम दोनों अलग अलग उसका सामना नहीं कर सकते, लेकिन मिलकर तो उसे हरा सकते हैं ना?
अरे हाँ, हम ये कोशिश जरूर कर सकते हैं। अपना हाथ मुझे दो, जल्दी। ठीक है। भास्कर और क्षमा एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कोई मंत्र पढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे भास्कर और क्षमा अपना मंत्र पढ़ रहे थे, उस औरत की पकड़ अंजलि की गर्दन से छूट रही थी। तभी अंजलि उससे छूट जाती है और वहां से भागने लगती है। तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे रास्ते में मत आना। तुम्हारी वजह से वो लड़की मेरे हाथों से बच गई। मैंने कहा था ना, हमारे होते हुए तुम अंजलि का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। लेकिन मैं तुम लोगों का क्या बिगाड़ती हूँ, वो तुम लोग अभी देखोगे। जब तक हम दोनों साथ हैं, तुम हमें कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये भी आज देख लो कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये नहीं हो सकता, मैं तो मर चुकी हूँ। फिर भी ये हमें कैद करने की कोशिश कर रही है। हमें अपनी पूरी ताकत लगाकर यहाँ से निकलना होगा। क्या हम इसकी पकड़ से छूट पाएंगे? हमें कोशिश करनी होगी। क्षमा और भास्कर फिर से एक दूसरे के हाथ पकड़कर एक मंत्र पढ़ने लगते हैं और अगले ही पल वहां से गायब हो जाते हैं। उन दोनों के भाग जाने पर वो आत्मा गुस्से में चीखने लगती है। इधर अंजलि उस आत्मा से भाग रही थी, तभी वो किसी से टकरा के नीचे गिर जाती है। अंजलि सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह जाती है। देव, तुम यहाँ? ये सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो और किससे भाग रही हो? वो आत्मा, वो मेरे पीछे है। तुम भी यहाँ से चलो, वरना वो हम दोनों को मार देगी। ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम मुझे सच नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन झूठ तो मत कहो। देव, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सच कह रही हूँ। मैं यहाँ बाबा से मिलने आई थी, लेकिन बाबा वहाँ नहीं थे और उस आत्मा ने मुझ पर हमला कर दिया। वो मुझे मारना चाहती है। चलो यहाँ से, यहाँ हम दोनों की जान को खतरा है। हम दोनों की नहीं, सिर्फ तुम्हारी। क्या मतलब? मतलब तुम्हें अभी समझ आ जाएगा। देव धीरे धीरे अंजलि की तरफ बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए उसकी आंखें लाल होती जा रही थी और उसके नाखून बड़े होते जा रहे थे। अंधेरा होने की वजह से अंजलि ये सब नहीं देख पा रही थी। तभी वहां उसी आत्मा की आवाज गूंज पड़ती है। तो तू यहाँ तक आ गई? तुझे क्या लगा था कि तू मुझसे बच गई थी? तुझ पर मरण क्रिया की गई है। तू कितनी भी दूर चली जा, मुझसे बच नहीं सकती। देव, ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। चलो यहाँ से, वरना ये हम दोनों को मार देगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अंजलि को मारने की कोशिश की? तभी देव के कानों में वृंदा की आवाज आती है, जो सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थी। देव, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें इस लड़की को मारने के लिए कहा था। तुम खुद तो उसे मार नहीं पाए और इस आत्मा को भी रोक रहे हो। तुम क्यों उस लड़की को बचाना चाहते हो जिसने तुम्हें धोखा दिया है? क्या तुम भूल गए कि उसने तुम्हें छोड़कर तुम्हारे उस दोस्त को चुना है? अपनी बकवास बंद करो। मैं इसे नहीं बचाना चाहता। फिर मार दो इसे, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इसे वहीं छोड़कर चले जाओ। ये काम उस औरत की आत्मा कर देगी। नहीं, मैं अंजलि को छोड़कर नहीं जा सकता। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तुम पागल हो गए हो। आखिर क्यों उसे बचाना चाहते हो? क्या मैं उसे बचाना चाहता हूँ? लगता है देव पर मेरे वशीकरण का असर खत्म होता जा रहा है। शायद इसीलिए उसे इस लड़की की इतनी फिक्र हो रही है। देव यही सोच रहा था, तभी वो आत्मा अंजलि पर हमला करने उसकी तरफ जाने लगती है। इससे पहले वो आत्मा अंजलि तक पहुंच पाती, पेड़ की डाल से
एक लॉकेट गिरकर अंजलि के गले में आ गया। इसके बाद जैसे ही आत्मा ने अंजलि को छुआ, उसे तेज झटका लगता है और वो दर्द से चीखते हुए वहां से गायब हो जाती है। अंजलि भागते हुए देव के पास जाती है। देव, तुम ठीक हो ना? ये कैसे हुआ? तुम्हें छूते ही उसके साथ क्या हुआ? पता नहीं, ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम्हारे गले में ये लॉकेट? अरे, ये मेरे पास कैसे आया? ये किसका लॉकेट है? मैं नहीं जानती। क्या इसी की वजह से वो आत्मा तुम्हें छू नहीं पाई और यहाँ से चली गई? हो सकता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे गले में कैसे आ गया। देव, मार दो उसे। अंजलि, चलो यहाँ से। हाँ, चलते हैं। पता नहीं इस जंगल में और कितने खतरे हैं। इससे पहले कोई और प्रॉब्लम हो जाए, हमें घर चले जाना चाहिए। देव और अंजलि महल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी देव को फिर से वृंदा की आवाज सुनाई देती है। देव, मेरी बात सुनो, मार दो उसे। ये क्या हो रहा है मुझे? ये वही वक्त है जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। मैं तो अंजलि को मारना चाहता था ना, तो फिर आज मैं उसे मार क्यों नहीं पा रहा हूं? क्या चीज है जो मुझे बार बार रोक रही है? अंजलि ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन आज मैं उसके सामने आकर कमजोर क्यों पड़ रहा हूं? देव और अंजलि चलते हुए महल आ जाते हैं। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचते हैं, अपने सामने खड़े शख्स को देखकर चौंक जाते हैं। उनके सामने और कोई नहीं बल्कि निखिल खड़ा था, जो गुस्से में उन दोनों को देख रहा था। निखिल, तू यहाँ? निखिल, देखो, कुछ भी सोचने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो। बस करो अब। कितना झूठ बोलोगे मुझसे? मुझे अपने साथ चलने नहीं दिया और देव के साथ जंगल से वापस आ रही हो। मैं इसका क्या मतलब समझूं? निखिल, लिसन टू मी, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, जस्ट काम डाउन। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे लगा कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो, लेकिन लगता है तुम अब तक देव को भुला नहीं पाई हो। क्यों देव? ये तुम दोनों के बीच का मैटर है। बेहतर है तू इसमें मुझे मत घसीट। मैटर तो तुम दोनों का ही था, शायद मैं ही बीच में आ गया। निखिल, मेरी बात तो सुनो। निखिल तेजी से चलते हुए अपने कमरे में आ जाता है और दरवाजे बंद कर देता है। अंजलि दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन निखिल दरवाजा नहीं खोलता है। वो पीछे मुड़ता है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। निखिल के सामने वृंदा खड़ी थी। मुझे लगता था कि तुम अपनी बात की पक्की होगी, लेकिन मुझे याद रखना चाहिए था कि तुम हमेशा से धोखेबाज हो। जिसने हर किसी को धोखा दिया, वो मेरे साथ क्या लॉयल रहेगी? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। झूठ मत बोलो। हमारे बीच डील हुई थी। तुमने कहा था कि अंजलि मेरी हो जाएगी और तुम देव को अपने पास रखोगी। फिर हम दोनों एक दूसरे के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। लेकिन आज जो हुआ वो क्या था? तुमने अंजलि को मारने की कोशिश भी कैसे की? हमारी डील होने के बाद भी तुमने अंजलि को मारने की कोशिश भी कैसे की? तुम शायद ये भूल रहे हो कि हमारे बीच क्या सौदा हुआ था। मैं कुछ नहीं भूल रहा, मुझे सब याद है। तुम अपने वादे से मुकर रही हो। नहीं, मैं अपने वादे से नहीं मुकर रही। हमारे बीच पहले ही ये तय हुआ था कि हम देव और अंजलि को अलग करेंगे और तुम अंजलि को यहाँ से कहीं दूर लेकर चले जाओगे और फिर देव मेरा हो जाएगा। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाए। अंजलि अभी भी देव के साथ ही है
मैं अंजलि को दूर नहीं ले जा पाया, इसमें भी सारी गलती तुम्हारी ही है। तुम्हारा वशीकरण उन पे ठीक से काम नहीं कर रहा है। अंजलि कुछ देर के लिए मेरे पास आ तो गई, लेकिन वो बार बार देव की तरफ ही खींची चली जाती है। मुझे तो लगता है तुम्हारी सारी शक्तियां किसी काम की नहीं है। सोच समझ कर बात करो। अगर मैंने अपनी शक्तियां दिखाना शुरू की तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अगले ही पल मंदाकिनी वहां आ जाती है। तो ये वजह थी कि देव और अंजलि एक दूसरे से अलग हो गए हैं। ये लड़का तेरे साथ मिला हुआ है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पहले से ही शक था कि तू कुछ तो कर रही है, इसीलिए मैंने तुझ पर नजर रखी थी। मुझे तो तुझ पर तब शक हो गया था जब तूने इस लड़के को मारने से मना कर दिया था, लेकिन पूरी बात अब समझ आ रही है। देव और अंजलि को अलग करने के लिए तूने इस लड़के की मदद ली। तुम्हें करती भी क्या? तेरा कोई भी तरीका मेरे काम नहीं आया। देव मेरे करीब आने की बजाय मुझसे और दूर होता जा रहा था, इसलिए मुझे इसकी मदद लेनी ही पड़ी। और तू तो उसका बचपन का दोस्त था, फिर तू क्यों उसे धोखा दे रहा है? कौन दोस्त? कैसा दोस्त? कहने को देव मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उसने मेरी अंजलि को मुझसे छीन लिया। इतने सालों से मैं अंजलि को पसंद करता था, लेकिन जिस दिन मैं उसे प्रपोज करने वाला था, देव ने बाजी मार ली और अंजलि मुझसे दूर हो गई। मैं किसी भी कीमत पर अंजलि को पाना चाहता था, लेकिन मैं ये समझ गया था कि वो देव से प्यार करती है और देव को छोड़कर कभी मेरे पास नहीं आएगी। और फिर जब तुझे मौका मिला तो तूने अपनी चाल चल दी। हाँ, तुमने ठीक कहा। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं तो बस हार मानने ही वाला था, लेकिन तभी देव को वो अजीब से सपने आने शुरू हो गए और हमारी जिंदगी में वृंदा आ गई। वृंदा का आना देव और अंजलि के लिए किसी डरावने सपने की तरह था, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं था। वृंदा की वजह से मुझ में फिर से उम्मीद जागी कि अंजलि मेरी हो सकती है। शुरुआत में मैं भी देव को वृंदा से बचाना चाहता था, लेकिन कुछ दिन पहले वृंदा मेरे पास आई और मुझसे कहा कि अंजलि को पाने में वो मेरी मदद कर सकती है, और तब से मैं वृंदा के साथ हूँ। और मैंने अपना वादा पूरा भी किया है, लेकिन अंजलि आज तेरे साथ है। देव खुद उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अंजलि ने उससे मना करके तुम्हें चुना। लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? वो सब बस कुछ ही पलों के लिए था। अंजलि अब फिर से देव की तरफ जाने लगी है। तुम्हारे वशीकरण का असर अब कम होता जा रहा है। मुझे तो लगता है जल्दी ही वो फिर से एक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा होने लगा है। मंदाकिनी वृंदा और निखिल के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। तुम दोनों लड़ना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही आपस में लड़ते रहोगे तो अपना मकसद कैसे पूरा कर पाओगे? मंदाकिनी की बात सुनकर निखिल और वृंदा शांत हो जाते हैं और कुछ देर कोई कुछ नहीं कहता। तो अब आगे क्या करना है? मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि बाबा की मरण क्रिया ने काम कैसे नहीं किया। आखिर वो लड़की बची कैसे? तुम अंजलि को दोबारा मारने की कोशिश नहीं करोगी? अगर उसने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं उसे मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचूंगी। तू जल्द से जल्द उसे देव से दूर ले जा। 2 दिन का वक्त है तेरे पास। अगर तू 2 दिन में अंजलि को यहाँ से दूर नहीं ले गया तो मैं उसे और तुझे दोनों को मार दूंगी। ये तू क्या कह रही है? अगर ये मेरे काम नहीं आ सकता तो इसे अपने साथ रखने का कोई फायदा नहीं। मैं देव को हासिल करके ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितने ही लोगों की जान क्यों ना लेनी पड़े। निखिल गुस्से से वृंदा को देखता है और फिर वहां से चला जाता है।
क्या तू सच में इस लड़के को मार देगी? तुम बस देखती जाओ, अभी मैंने इसके मन में जो जहर भरा है वो कैसे असर करता है। दूसरी तरफ अंजलि अपने कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। वो काफी बेचैन लग रही थी। अंजलि बार बार अपने गले के लॉकेट को देख रही थी। मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? मैंने खुद ही देव को छोड़कर निखिल के पास जाने का फैसला लिया था। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गलत है। क्या मैंने ये फैसला कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में ले लिया? अंजलि यही सोच रही थी कि तभी भास्कर और क्षमा वहां आ जाते हैं। अंजलि, तुम ठीक तो हो ना? हम तुम्हारे लिए बहुत डर गए थे। हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरी किस्मत अच्छी थी, इसीलिए वो आत्मा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई। नहीं अंजलि, बात इतनी सीधी नहीं है। वो आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसका तुम्हें छोड़कर जाना केवल किस्मत या इत्तेफाक नहीं हो सकता। वही तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। वो चाहती तो मुझे आसानी से मार सकती थी, फिर वो मुझे छोड़कर भाग क्यों गई? अंजलि, तुम्हारे गले में ये लॉकेट कैसा है? पता नहीं, जब मैं महल से निकली थी तब तो ये लॉकेट मेरे गले में नहीं था, लेकिन जब मैं वापस आई तो मैंने इसे अपने गले में पाया। जरा ये लॉकेट मुझे दिखाना। देखो। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ भास्कर, तुम इतने हैरान क्यों लग रहे हो? ये कोई आम लॉकेट नहीं है। आम लॉकेट नहीं है? ये तुम क्या बोल रहे हो? ये लॉकेट गीतांजलि का है। गीतांजलि का लॉकेट? लेकिन ये अंजलि के पास कैसे आया? यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये लॉकेट गीतांजलि का है? मुझे याद है, ये लॉकेट देवराज ने गीतांजलि को दिया था। वो आत्मा जब मुझ पर हमला कर रही थी, शायद तभी ये मुझ पर गिरा होगा। तब मैं एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। ये तो बड़ी अजीब बात है कि गीतांजलि का लॉकेट उस पेड़ पर था और गिरकर तुम्हारे गले में आ गया। लेकिन ये लॉकेट इतना शक्तिशाली कैसे है जो इसने तुम्हें उस आत्मा से बचा लिया? अगर गीतांजलि के पास इतनी शक्तियां होती तो वृंदा उसे मार ही नहीं पाती। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या कोई है जो मुझे उन सबसे बचाने की कोशिश कर रहा है? हाँ, कोई तो है जो तुम्हें वृंदा से बचाने की कोशिश कर रहा है, वरना इतनी बार वृंदा से बच पाना मुमकिन नहीं है। अंजलि क्षमा और भास्कर से बात कर ही रही थी, तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? अंजलि, मैं देव। अंजलि, तुम देव से बात करो, हम चलते हैं। नहीं, तुम दोनों यहीं रुको। क्या हुआ? तुम हमें रुकने के लिए क्यों कह रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें देव से खतरा है? पता नहीं क्यों, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देव मुझे बदला बदला सा लग रहा है। क्या मतलब? मैंने देव की आंखों में अपने लिए गुस्सा और नफरत देखा है। देव को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो किसी से ऐसे नफरत नहीं कर सकता। मुझे डर है कि उसके साथ जरूर कुछ गलत है। तुम दोनों इसे बेहतर समझ सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी देव पर ध्यान दो। अंजलि, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। दरवाजा खोल दो, देव हमें नहीं देख पाएगा। अंजलि दरवाजा खोल देती है। क्या तुम बिजी हो? तुमने दरवाजा खोलने में इतना वक्त लगा दिया? नहीं, मैं बस चेंज कर रही थी। खैर, तुम बताओ, इस वक्त यहाँ कैसे? क्या बात करनी है तुम्हें? देव कुछ सोचते हुए अंजलि को देखने लगता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो बात उसके दिमाग में चल रही है उसे अंजलि से कैसे कहे।
खामोश क्यों हो? बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? अंजलि, वो मैं तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? बात क्या है? वो मैं तुमसे कहना चाहता था कि तुम और मैं, हम, मेरा मतलब वो निखिल। देव, साफ साफ कहो ना। तभी अंजलि और देव को पैलेस के लिविंग एरिया से कुछ लोगों के बात करने की आवाज सुनाई देती है। इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है? हाँ, ये तो काफी अजीब है। रात के 2 बजे तो सारे लोग सो जाते हैं। पता नहीं इस वक्त कौन आ सकता है। तुम्हें ये आवाज कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही? चलो चलकर देखते हैं। देव और अंजलि चलकर पैलेस के लिविंग एरिया में आ जाते हैं। अपने सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उनके सामने 3 लोग खड़े थे। वो देव और अंजलि को देखते ही जोर से चिल्लाते हैं। वो तीनों देव और अंजलि की तरफ आगे बढ़ते हैं और उन्हें हग कर लेते हैं। अंजलि और देव भी उन्हें देखकर खुशी से मुस्कुराने लगते हैं। What a pleasant surprise! तुम लोग यहाँ? तुम लोगों को इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। कल सुबह आ जाते। देव और अंजलि के सामने उनके 3 दोस्त खड़े थे, शिल्पा, अक्षय और शुभम। अरे, हमने तो तुम लोगों को पहले ही बताया था कि हम तुमसे मिलने आने वाले हैं। और क्या हमने कभी अपना प्रॉमिस तोड़ा है जो इस बार तोड़ देते? लेकिन कल ऐसा क्या है? देव, वो तुम लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कल कुछ बहुत स्पेशल है। देव, तू कल का दिन कैसे भूल सकता है? हम हर साल इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, वो मेरे दिमाग से निकल गया था। अरे, तुम दोनों हमारे कॉलेज के बेस्ट कपल हो। हम तुम दोनों की एनिवर्सरी कैसे भूल सकते हैं? जब पिछले 4 सालों से हम तुम्हारी एनिवर्सरी एक साथ सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, तो इस बार कैसे भूल सकते थे? लिसन गाइस, हमें तुम लोगों को कुछ बताना है। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तुम लोग बहुत दूर से आए हो, थक गए होगे। पहले थोड़ी देर आराम कर लो। हाँ यार, मैं तो बुरी तरह से थक गया हूँ। पहले ये बताओ कि इस राजमहल में कुछ खाने को मिलेगा या ऐसे ही सोना पड़ेगा? क्यों नहीं, चलो पहले तुम लोग फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना तैयार करने को कहता हूँ। जैसा आपका हुक्म देव जी। अंजलि अपने तीनों दोस्तों के साथ गेस्ट रूम की तरफ बढ़ती है। उन 5 को नहीं पता था कि निखिल फर्स्ट फ्लोर से उन सबको देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। देव और अंजलि के दोस्तों को यहाँ देखकर निखिल की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। जब भी मैं सोचता हूँ कि सब कुछ ठीक कर दूंगा, कोई ना कोई नई मुसीबत आ जाती है। मैं बस 2 दिन में कैसे भी अंजलि को यहाँ से लेकर जाने ही वाला था, लेकिन अब ये नई प्रॉब्लम आ गई। अब मैं और खामोश नहीं बैठ सकता। अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अंजलि अपने दोस्तों को लेकर गेस्ट रूम में आ जाती है। महल का वो कमरा बहुत ही आलीशान था। तीनों दोस्त उस कमरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। यार, ये गेस्ट रूम तो किसी 5 स्टार होटल से भी अच्छा है। हाँ यार, बाहर से तो ये महल किसी खंडहर की तरह दिखता है, लेकिन अंदर से ये काफी शानदार है। तुम लोग जल्दी फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना टेबल पर लगवाती हूँ। ठीक है। अंजलि गेस्ट रूम से बाहर निकलकर किचन की ओर चली जाती है। अंजलि के जाते ही शुभम अपने बैग से एक मोबाइल जैसा डिवाइस बाहर निकालता है और उसे कमरे के चारों तरफ घुमाकर देखने लगता है। यार, तुम उसे यहाँ भी ले आए? ये लड़का इस डिवाइस को कभी नहीं छोड़ता। यार, मैं तो ऐसे ही मौके की तलाश में था। ये एक एंशिएंट पैलेस है। अगर यहाँ मुझे किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी मिल गई तब तो मजा ही आ जाएगा।
भाई तेरी ये मशीन किसी काम की नहीं है। तुझे क्या लगता है इससे तू भूत पकड़ सकता है? ऐसा मत बोल यार, तू नहीं जानता पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इसी मशीन से नेगेटिव एनर्जी का पता लगाते हैं। ठीक है फिर, इस मशीन से तुझे कोई खूबसूरत भूतनी मिल जाए तो उसे मुझसे जरूर मिलवा देना। बकवास बंद कर। यार तुम लोग फिर से लड़ना बंद करो, जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ यार, भूख तो मुझे भी काफी लग रही है। इधर अंजलि किचन में आ जाती है और देखती है कि देव सर्वेंट को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। अंजलि को देखकर देव उसके पास आ जाता है। अंजलि थोड़ी परेशान लग रही थी। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिमाग में भी क्या चल रहा है। हमें जल्दी ही इन लोगों को बताना होगा कि अब हम साथ नहीं हैं और तुम निखिल के साथ हो। यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है। पता नहीं ये लोग सच जानकर कैसे रिएक्ट करेंगे। कहीं ये सब मुझे गलत न समझे। तुम परेशान मत हो अंजलि, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये हमारे दोस्त हैं, ये तुम्हारी सिचुएशन को जरूर समझेंगे। हमारे साथ होने से ये सब बहुत खुश थे। हम तो नेक्स्ट ईयर शादी भी करने वाले थे। पता नहीं ये सब जानकर ये कैसे रिएक्ट करेंगे। देव अपना हाथ अंजलि के कंधे पर रख देता है। अंजलि तुम स्ट्रेस मत लो, फिलहाल हम उन्हें कुछ नहीं बताते। सही समय देखकर हम उन्हें सारी बात समझा देंगे। आई होप निखिल भी ये बात समझे और मान जाए। क्या हो रहा है यहाँ? अरे निखिल, हम बस तेरे ही पास आने वाले थे। लेकिन तुम दोनों को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। अरे मैं बस अंजलि को समझा रहा था। हाँ, और किसी को समझाते वक्त उसे छूना कितना जरूरी होता है ना? निखिल, तू फिर से गलत समझ रहा है। हाँ, हर बार मैं ही तो गलत समझता हूँ। शायद तुम दोनों जितना समझदार नहीं हूँ। क्यों अंजलि? निखिल, अभी बात थोड़ी सीरियस है। शिल्पा, शुभम और अक्षय यहाँ आ गए हैं और वो कल मेरी और देव की एनिवर्सरी मनाना चाहते हैं। तो तुम उन्हें बता दो कि अब तुम देव के साथ नहीं हो और तुम अब मेरे साथ हो। निखिल, ये इतना आसान नहीं है। ये कौन सा मुश्किल काम है? अगर तुम दोनों उन्हें ये नहीं बता सकते तो मैं बता देता हूँ। रुको निखिल। हाँ, तुम बताओगे तो उन्हें और भी अजीब लगेगा। मैं और अंजलि उन्हें आराम से सारी बात समझा देंगे। आई होप वो समझ जाएंगे। अपनी बात पूरी करके देव वहां से चला जाता है। देव के जाने के बाद अंजलि टेबल पर खाना लगवाने लग जाती है। दोनों के जाने के बाद निखिल गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध देता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, बात अब हाथ से निकलती जा रही है, मुझे कुछ करना ही होगा। दूसरी तरफ उस खंडर में वृंदा, मंदाकिनी और बाबा बैठे आपस में बातें कर रहे थे। वृंदा काफी गुस्से में लग रही थी और बाबा परेशान लग रहे थे। बाबा, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें अंजलि को मारने के लिए कहा था, लेकिन वो फिर से बच गई। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि वो बची कैसे। अंजलि को मारने के लिए मैंने मरण क्रिया का इस्तेमाल किया था और अपनी सबसे शक्तिशाली आत्मा को ये काम सौंपा था। वो आज तक कभी अपने काम में असफल नहीं रही है। पता नहीं वो अंजलि को कैसे नहीं मार पाई। मुझे पता है कि वो अंजलि को क्यों नहीं मार पाई, क्योंकि तुम उसे मारना नहीं चाहते थे। तुम सही कह रही हो, मैं अंजलि को नहीं मारना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। तुम जानती हो, मेरी जो कमजोरी तुम्हारे पास है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वो बच कैसे गई? थोड़ी ही देर में इसका जवाब मिल जाएगा। तू अभी ही क्यों नहीं बता देता कि बात क्या है? मैंने कहा ना, थोड़ी देर रुको।
कुछ सवालों के जवाब मैं अभी नहीं दे सकता। इस सवाल का जवाब सिर्फ वही दे सकती है। वृंदा, गीतांजलि और बाबा कुछ देर वहां खामोशी से बैठे रहते हैं। थोड़ी देर में वहां एक काला धुआं सा छा जाता है और देखते ही देखते वो काला धुआं उस औरत की आत्मा में बदल जाता है जो अंजलि को मारने गई थी। वो आत्मा वृंदा, मंदाकिनी और बाबा के बीच में आ जाती है और गुस्से में जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख इतनी तेज थी कि उससे खंडहर की सारी दीवारें कांप जाती हैं। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? क्योंकि तू अपना काम पूरा नहीं कर पाई है। जबान संभाल के, वरना ऐसी हालत करूंगी कि किसी से बात करने लायक नहीं रहेगी। तुझे जिसका ऐसा हाल करने के लिए भेजा था उसका तो तू कुछ नहीं बिगाड़ पाई और मुझे धमकी दे रही है। वृंदा, ये मेरी गुलाम है और सिर्फ मेरी ही बात मानती है, इसीलिए तुम चुप रहो। क्या हुआ था वहां? मैंने तुम्हें अंजलि को मारने के लिए भेजा था। आज तक तो तुम कभी खाली हाथ नहीं लौटी, फिर इस बार क्या हो गया? उस ताबीज की वजह से मुझे उसे मारे बिना ही वापस आना पड़ा। कौन सा ताबीज? उस लड़की की गर्दन पर एक ताबीज था जो बहुत शक्तिशाली है। मैंने जैसे ही उसे छुआ, मुझे एक जोर का झटका लगा। मैं उस ताबीज की ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए मुझे वहां से दूर जाना पड़ा। लेकिन पहले तो तुमने उसकी गर्दन पकड़ ली थी और उसे लगभग मार ही दिया था, तब तो तुम्हें कोई झटका नहीं लगा? हाँ, जब पहली बार मैंने उस पर हमला किया तब तो उसके गले पर कोई ताबीज नहीं था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब मैंने दूसरी बार उस पर हमला किया तब वो ताबीज उसकी गर्दन पर था और इसीलिए मैं उसे छू नहीं पाई। ये किस ताबीज की बात कर रही है? और ताबीज ऐसे अचानक कैसे उसके गले में आ सकता है? बाबा, क्या तुम फिर से अंजलि पर हमला नहीं कर सकते? ये मेरी सबसे शक्तिशाली आत्मा है। अगर ये उस लड़की के पास नहीं जा सकती तो फिर कोई दूसरी आत्मा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हमें सबसे पहले जानना होगा कि उसके गले में कौन सा ताबीज है और उसे अंजलि से अलग करना होगा, तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। तुम क्या सोच रही हो? मुझे लगता है कोई उसे हमसे बचाने की कोशिश कर रहा है। कौन? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से वो लड़की हर बार तुमसे बच रही है, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जो भी उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, उस लड़की के साथ मैं उसे भी मार दूंगी। रात के 3 बज रहे थे। देव अपनी खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं और वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बांधे हुए था। वृंदा देव के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या हो गया था मुझे? मेरे पास इतना अच्छा मौका था, फिर भी मैंने अंजलि को मारा क्यों नहीं? इस पर मेरे वशीकरण का असर फिर से होने लगा है। मैं उसे और एक भी पल जिंदा नहीं देखना चाहता। मैं उसे अभी मार दूंगा। नहीं,
तुम ऐसे ही उसे नहीं मार सकते। हमें सही मौके का इंतजार करना होगा। अभी घर में और भी कई लोग हैं। मैं नहीं चाहती कि मामला और उलझ जाए। तुम कब से इन सब की परवाह करने लगी? तुम तो इतनी ताकतवर हो कि अगर चाहो तो इन सब को अभी खत्म कर सकती हो। हाँ, मैं कर सकती हूँ, लेकिन किसी वजह से मैं तुम्हारे बाकी 3 दोस्तों को अभी नहीं मारना चाहती। तुम सही मौका देखकर अंजलि को खत्म कर दो। ठीक है, इस बार मौका मिलने पर अंजलि को नहीं छोड़ूंगा। अपनी बात पूरी करके देव उस कमरे से बाहर चला जाता है। अब मैं देखती हूँ मेरा वशीकरण कैसे काम नहीं करता। मैंने इस बार अपनी पूरी ताकत लगा दी है। उस लड़की को अब कोई भी नहीं बचा सकता। देव गुस्से में अंजलि के कमरे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। देव को अपने दोस्तों के हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो उधर चला जाता है। डाइनिंग टेबल पर अक्षय, शुभम, शिल्पा और अंजलि हंसते हुए आपस में बातें कर रहे थे और निखिल वहीं नाराज बैठा था। देव, तू वहां क्या कर रहा है? यहाँ आ और हमारे साथ बैठ। मैं तुझे बताता हूँ कि आज इस बेवकूफ शुभम के साथ क्या हुआ है। हर किसी को ये बात बतानी जरूरी है क्या? अरे तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और बिना तेरी बेइज्जती किए मुझे खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। जल्दी आओ देव, किस सोच में खोए हुए हो? तुझे पता है आज शुभम गांव की एक लड़की से पिट गया। अक्षय बस भी कर यार, क्यों बात का बतंगड़ बना रहा है? अरे अभी तो मैंने बताना शुरू भी नहीं किया और तू मुझे बस करने के लिए कह रहा है। इनको भी तो पता चलना चाहिए आज गांव में तेरा कैसे स्वागत हुआ है। पहले ही दिन पिट गया हमारा शुभम। यार वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ नहीं। वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, तुम्हारी बेवकूफी थी। अब गांव की लड़की से इंग्लिश में एड्रेस पूछोगे तो वो थोड़ी ही समझेगी बुद्धू। अरे तुम लोग आपस में ही हंसते रहोगे या हमें भी बताओगे कि आखिर हुआ क्या था? ये भाई साहब गांव की एक लड़की से पैलेस का एड्रेस पूछने गए थे, वो भी इंग्लिश में। उसे लगा कि ये उसे छेड़ रहा है, फिर क्या उसने गांव के लोगों को बुलाकर इसकी पिटाई करवा दी। कितनी बेवकूफ लड़की थी और गांव वाले भी कितने अजीब हैं। एड्रेस पूछने पर कोई इतना मारता है क्या? तेरी पिटाई एड्रेस के कारण नहीं हुई। तू उसे समझाने के लिए जो इशारे कर रहा था उसका मतलब उसने कुछ और समझ लिया। देव कुछ कदम आगे बढ़ाता है और अंजलि के पास एक चेयर पर बैठ जाता है। ये मुझे क्या हो रहा है? कुछ देर पहले तो मैं अंजलि को मार देना चाह रहा था, लेकिन अचानक से ये सब मुझे अच्छा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि अंजलि ऐसे ही हमेशा मेरे पास रहे। अंजलि के लिए मेरे इमोशंस बार चेंज क्यों हो रहे हैं? यार निखिल, तुझे क्या हो गया? जब से हम यहाँ आए हैं तू बस मुंह फुलाए बैठा है। कोई बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा लग तो नहीं रहा। तेरा चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भाग गई हो। हाँ निखिल, मैं भी काफी देर से नोटिस कर रही हूँ। तुम हमसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हो। कोई प्रॉब्लम है तो तुम हमसे शेयर कर सकते हो। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं है। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं है? मैं समझ गया, ये बेचारा 2 लव बर्ड्स के बीच में फंस गया है। अब हमेशा देव और अंजलि को एक साथ देखता होगा तो इसे भी थोड़ा तो अकेला फील होता ही होगा। देव और अंजलि कॉलेज की तरह हमेशा एक दूसरे के साथ लगे रहते होंगे और बेचारा निखिल अकेले बोर होता रहता होगा। हाँ यार निखिल, आखिर तू भी कब तक सिंगल रहेगा? मुझे लगता है तुझे भी अपने लिए एक अच्छी सी पार्टनर ढूंढ लेनी चाहिए। वैसे भी कुछ दिनों में देव और अंजलि की शादी हो जाएगी, फिर तुझे भी तो किसी की कंपनी चाहिए होगी ना। अक्षय की बात सुनकर सभी लोग जोर से हंसने लगते हैं। देव के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। मुझे तो लगता है कि अंजलि का कन्यादान भी निखिल ही करेगा। अक्षय, शुभम और शिल्पा फिर से जोर से हंसने लगते हैं।
निखिल इन तीनों को देखते हुए गुस्से से टेबल पर जोर से हाथ मारता है और उठकर वहां से जाने लगता है। निखिल रुको। अरे हम तो बस मजाक कर रहे थे, इसमें इतना भड़कने की क्या बात है? कुछ नहीं, वो हम काफी दिनों से शहर से दूर इस गांव में है ना, इसीलिए निखिल थोड़ा इरिटेट हो गया है। डिनर के बाद शुभम अपनी मशीन लेकर कमरे से बाहर निकल रहा था। यार शुभम, तू कहाँ जा रहा है? काफी रात हो गई है, तू चुपचाप आकर सो जा। अरे मैं इसी काम के लिए तो यहाँ आया था, तू भूल गया क्या? यार ये तेरा भूत पकड़ने वाला भूत कब उतरेगा? यार उसे ही तो ढूंढना है। क्या तुझे सच में लगता है कि तेरी इस मशीन से कुछ हो पाएगा? मैंने तुझे कितनी बार बताया है कि इस मशीन का इस्तेमाल करके बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने नेगेटिव एनर्जी को कैप्चर किया है। तू अच्छे से जानता है, मैं यहाँ इसी मकसद से आया हूँ। मैंने इस प्लेस के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी है। अगर यहाँ कुछ भी एनर्जी है तो मैं उसे महसूस करना चाहता हूँ। लेकिन तुझे अभी ये सब करने की क्या जरूरत है? तू बाद में भी ये सब कर सकता है ना? यार तू तो जानता है मुझ में बिल्कुल पेशेंस नहीं है। जो काम मुझे करना होता है उसे मैं जल्द से जल्द पूरा करता हूँ। देख, दिन के 4 बजने वाले हैं। मैंने सुना है कि 4 बजे के बाद नेगेटिव एनर्जी कमजोर हो जाती है और पकड़ में नहीं आती। तू जब तक अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा 4 बज जाएंगे और इन सब का कोई फायदा नहीं होगा। एक काम कर, आज रात के लिए इसे छोड़ दे। अपनी इन्वेस्टिगेशन कल करना। कल मैं भी तेरे साथ चलूंगा। क्या सच में? हाँ, मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि तेरी ये मशीन कैसे काम करती है। प्रॉमिस कर, तू बाद में पलटेगा नहीं। अरे हाँ, नहीं पलटूंगा। तुझे पता है मुझे भी एडवेंचर कितना पसंद है। अगर तेरी इस बेवकूफी में थोड़ी भी सच्चाई है, देन आई एम विथ यू। ठीक है, फिर ये प्रोग्राम हम कल के लिए पोस्टपोन करते हैं। हाँ भाई, अब सो जा यार, और मुझे भी सोने दे। अक्षय की बात मानकर शुभम वो डिवाइस बेड के पास एक टेबल पर रख देता है और सो जाता है। अक्षय और शुभम के सोने के थोड़ी ही देर बाद उस डिवाइस की रेड लाइट जलने लगती है। अगली सुबह शुभम और अक्षय तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए निकल रहे थे। तभी शुभम की नजर उस मशीन पर पड़ती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। दिस इज इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? इस डिवाइस को मैंने कल रात बंद कर दिया था, लेकिन बंद होने के बावजूद इसने कल रात को कोई सुपरनैचुरल एनर्जी ऑब्जर्व की है, और इसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं है। ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। लेकिन जब तूने डिवाइस को ऑफ कर दिया था तो फिर ये कैसे? अरे यार, तुम दोनों अभी तक यहीं खड़े हो? चलो नीचे, ब्रेकफास्ट लग चुका है, जल्दी नाश्ता कर लेते हैं। हाँ, हम बस आ ही रहे थे। क्या हुआ शुभम, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? यार वो मेरी मशीन। शुभम, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। यार तुम लोग मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? इसमें अब भी रेड लाइट जल रही है। इसका मतलब अब भी यहाँ आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है। ध्यान से देखो, ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जितना ऊपर होता है, एनर्जी उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती है। अगर ये मशीन सही बता रही है तो यहाँ एक बहुत खतरनाक आत्मा है, या हो सकता है एक से ज्यादा। यार अभी तक तू मुझे आधा पागल लगता था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि तेरा दिमाग खराब है। अभी तक मुझे यहाँ एक परछाई भी नहीं दिखी, और तू बोल रहा है कि यहाँ एक नहीं 2 खतरनाक आत्मा घूम रही है। भाई मेरी बात का यकीन कर,
ये मशीन गलत नहीं बताती। यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। यार ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी ब्रेकफास्ट लग गया है, चलो चलकर नाश्ता करते हैं। मुझे भूख लग रही है। चल मेरे घोस्ट हंटर, आज रात को हम मिलकर उन दोनों आत्माओं को ढूंढ लेंगे। ये कहकर तीनों डाइनिंग हॉल की तरफ चले जाते हैं। तीनों के रूम से चले जाने के बाद मंदाकिनी वहां आ जाती है। वो गुस्से में उस मशीन को देख रही थी। डाइनिंग टेबल पर देव, अंजलि और उनके सारे दोस्त बैठे थे। तो फिर आज का क्या प्लान है? प्लान? हाँ यार, हर साल तो तुम लोग इस दिन बहुत एक्साइटेड होते थे। हमारे कुछ बोलने से पहले ही तुम्हारा प्लान रेडी होता था। फिर आज तुम दोनों इतने शांत शांत क्यों लग रहे हो? वो हमने अभी तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। निखिल, तू क्यों खामोश बैठा है? तू तो जानता है ना, हर साल हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तूने इनकी एनिवर्सरी मनाने के लिए कोई तैयारी क्यों नहीं की है? बेहतर यही होगा ये सवाल तू इन दोनों से ही पूछ। गाइस, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या तुम लोगों का कोई झगड़ा हुआ है? वो हम काफी टाइम से तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं। अरे बातें तो बाद में होती रहेंगी, आज तो बस पार्टी होगी। निखिल, ब्रेकफास्ट के बाद हम पार्टी के लिए तैयारी शुरू करते हैं। निखिल गुस्से में टेबल को जोर से मारता है और उठकर खड़ा हो जाता है। बंद करो ये सब, यहाँ कोई एनिवर्सरी पार्टी नहीं होगी। क्यों? और तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब अंजलि देव की नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और इस बार अंजलि ने मुझे चुना है। क्या? हाँ, यही सच है। और बेहतर होगा अगर पूरी कहानी तुम अपने इस दोस्त से पूछ लो। यार ये कैसे हुआ? तुम दोनों तो हमारे कॉलेज के बेस्ट कपल थे और तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। और तो और अंजलि अब निखिल के साथ है। अंजलि, क्या निखिल सच कह रहा है? अंजलि, तुम खामोश क्यों हो? शिल्पा के सवाल का जवाब दो। क्या तुम सच में अब निखिल के साथ हो? हाँ, मैं कब से तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रही थी। अंजलि, तू ऐसा कैसे कर सकती है? क्या तू नहीं जानती कि देव तुझसे कितना प्यार करता है? इसके बावजूद तूने उसे डंप कर दिया। इसमें अंजलि की कोई गलती नहीं है। देव, तू ऐसे कैसे कह सकता है? अंजलि तुझे छोड़कर अब तेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ है। इसका हम और क्या मतलब समझे? शुभम, मेरी बात समझने की कोशिश कर। पिछले दिनों में बहुत कुछ हुआ है जिसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते, और यही वजह है कि मैंने अंजलि को खो दिया है। ऐसा भी क्या हो गया देव, जो तू और अंजलि अलग हो गए? मैं तुम्हें पूरी बात तो अभी नहीं समझा सकता, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए जिस वजह से मेरे और अंजलि के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी और मैंने ही अंजलि को डंप कर दिया। गलती मेरी थी। मैंने अंजलि पर भरोसा नहीं किया और जब उसे मेरी जरूरत थी तब निखिल उसके साथ था। इसीलिए अंजलि ने निखिल को चुना, मुझे नहीं। देव की पूरी बात सुनकर वहां पूरी तरह खामोशी छा जाती है। कुछ देर बाद अक्षय, शुभम और शिल्पा अपने रूम में बैठे बातें कर रहे थे। देखा, मैं हमेशा से कहता था, लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं मानते थे। मुझे हमेशा से ही इस निखिल पर शक था। देव का बेस्ट फ्रेंड बना घूमता था और अब देखो उसकी गर्लफ्रेंड छीन ली। शुभम, तुमने सुना नहीं? देव ने क्या कहा? देव ने खुद अंजलि को छोड़ा। जब अंजलि को उसकी जरूरत थी तब देव ने उसका साथ छोड़ दिया। मैंने सुना देव ने क्या कहा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि निखिल ने ही कुछ ना कुछ किया है। और तुझे ऐसा क्यों लगता है? पता नहीं क्यों, मुझे तो कभी उससे अच्छी वाइब नहीं आई। वो ऐसा दिखाता तो था कि अंजलि और देव के साथ वो खुश है, लेकिन मुझे उसकी आंखों में हमेशा झूठ ही दिखता था। तो अब हम क्या करें? हम तो यहाँ उनकी एनिवर्सरी मनाने आए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। क्या हमें अब वापस चलना चाहिए? नहीं नहीं, अभी हम वापस नहीं जा सकते। क्यों? तुझे अपनी वो भूतनिया पकड़नी है इसलिए? हाँ, वो तो एक वजह है ही,
लेकिन हम इतने सालों से देव और अंजलि के दोस्त हैं। हमें इस बात को अच्छे से जानना चाहिए और अगर हो सके तो उनकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करके उन्हें फिर से मिला देना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? शायद तुमने सुना नहीं, अब अंजलि और निखिल रिलेशनशिप में हैं। तुम चाहते हो कि देव और अंजलि को मिलाने के लिए हम उन्हें एक दूसरे से अलग करें? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि अंजलि एक सही इंसान के साथ रहे। वैसे शुभम कह तो सही रहा है, निखिल का बिहेवियर मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हमें कुछ देर रुककर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है, और तब तक हमारी ये घोस्ट हंटर अपनी भूतनियां भी पकड़ लेगा। हो सकता है उनमें से कोई मुझे भी पसंद आ जाए। इधर उस खंडर में बाबा एक हवन कुंड के सामने बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं और वो लगातार किसी मंत्र का जाप कर रहे थे। क्यों बुलाया है मुझे? तुम्हें मेरा एक काम करना है। मैं पहले ही तुम्हारा एक काम खराब कर चुकी हूँ। क्या तुम्हें अभी भी यकीन है कि मैं तुम्हारा काम करने के लायक हूँ? तुम मेरी सबसे शक्तिशाली आत्मा हो। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि जरूर कोई बड़ी वजह होगी कि तुम अंजलि को नहीं मार पाई। ठीक है, इस बार मैं किसी कीमत पर अंजलि को नहीं छोड़ूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे खत्म करके ही वापस आऊंगी। नहीं, मैंने तुम्हें अंजलि को मारने के लिए नहीं बुलाया है। फिर मुझे क्या करना होगा? तुम्हें बस अभी उस महल में जाना है और अंजलि पर नजर रखनी है। तुम्हें उसके उस तावीज के बारे में भी पता लगाना है कि वो किसका है और अंजलि को कैसे मिला। लेकिन उस महल में वो वृंदा और उसकी माँ रहती है। अगर मैं वहां गई तो उन्हें पता चल जाएगा। तुम मेरी सबसे शक्तिशाली आत्मा हो। मुझे नहीं लगता उनसे छुपकर अंजलि पर नजर रखना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम होना चाहिए। बाबा की बात पूरी होते ही वो आत्मा एक काले धुएं में बदल गई और वो धुआं खंडहर से बाहर निकल गया। मुझे लगता था कि मैं देवराज और गीतांजलि के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन लगता है कोई चीज है जिससे मैं भी अनजान हूँ।